हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम देखेंगे लिटरेरी थ्योरी रशियन फॉर्मलिज़म। रशियन फॉर्मलिज़म एक लिटरेरी थ्योरी के तौर पर जो है वो इमर्ज हुई थी 1915 में रशिया में। इस वजह से इसको रशियन फॉर्मलिज़म भी कहा जाता है। दो बड़े इसमें जो है वो मकातबे फ़िक्र थे, यानी दो स्कूल ऑफ थॉट थे रशियन फॉर्मलिज़म में। एक जो है वो ग्रुप इन मॉस्को था और दूसरा जो है वो सेंट पीटरबर्ग में था। ये दो बड़े स्कूल थे जो रशियन फॉर्मलिज़म जो है उसको लीड करते थे। मॉस्को ग्रुप जो है इसका ज़्यादा ताल्लुक़ था लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज के साथ, यानी कि ये देखते थे कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसकी लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके अलावा सेंट पीटरबर्ग जो है इसका ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि लिटरेचर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो है वो क्या होती है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। मॉस्को स्कूल का जो लीडिंग फिगर था वो लिंग्विस्टिक सर्कल में ख़ासकर लैंग्वेज जो है उसकी लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जिसने ज़्यादा ज़ोर दिया था वो था रोमन जैकobson और पीटर बॉक्थरीफ। ये दोनों जो हैं वो बाद में फिर प्रैग लिंग्विस्टिक स्कूल जो है उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं 1926 में। ये तब होता है जब फॉर्मलिज़म जो है उसको रशियन फॉर्मलिज़म जो है उसको उस वक़्त की जो गवर्नमेंट है उसके पॉलिटिकल एजेंडास जो हैं उसको फेवर ना करने की बिना पर इसको जो है वो मजबूरन ख़त्म कर दिया जाता है या ये लोग जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। विक्टर शक्लोवस्की, यूरी चिनोनिव and Boris Akambum were prominent figures who laid foundation of Opogus. ये वो लोग थे जिन्होंने इस सोसाइटी का, इसका मतलब जो है वो है द सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज, यानी लिटरेचर की जो ज़बान है, जो लिटरेरी ज़बान है उसके मुताले के लिए जो सोसाइटी जो थी वो बनाई थी, उसको उन्होंने अपोजिस का नाम दिया था। विक्टर शक्लोवस्की और उसके जितने भी साथी थे, जितने भी स्कूल के से ताल्लुक़ रखने वाले जो थे, वो ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी क्रिटिकल एनालिसिस की लिटरेचर की तरफ उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से क्रिटिसिज़म किया जाता था किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग में, तो उसमें जो है वो बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल या एथिकल अप्रोचेस जो थी उनको सामने रखा जाता था और जो खुद फॉर्म है उसकी टेक्स्ट की उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अब इस ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो स्टडी ऑफ लिटरेचर है वो ये डिमांड करती है कि कुछ इस तरह का एक मुनज़्ज़म अंदाज़ के साथ कुछ क़वाइद ज़वाबित जो हैं या कुछ इस तरह के तरीक़ेकार जो हैं वो वज़ा किए जाएं जिसकी बुनियाद पर लिटरेचर जो है उसको एक मुनफ़रद अंदाज़ के साथ उसका एनालिसिस किया जाए। और वो सारी चीज़ें जो कि इससे पहले ट्रेडिशनल स्कूल के जो लोग हैं वो नज़रअंदाज कर चुके थे वो इसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि लिटरेरी क्रिटिसिज़म की अप्रोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए उस अप्रोच से जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के लोग इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल जो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज़म है वो इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, इसका रिएक्शन क्या था? इस रिएक्शन में जो रशियन फॉर्मलिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी फेलोज़ थे वो रिजेक्ट कर देते हैं अनसिस्टमेटिक, सब्जेक्टिव एंड इम्प्रेशनिस्टिक वे ऑफ डीलिंग, यानी ये वो सारे तरीके हैं जो किसी भी ट्रेडिशनल जो अप्रोच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज़म है उसमें इस्तेमाल की जाती थी कि वो अनसिस्टमेटिक होता था, सब्जेक्टिविटी का एलम बहुत उसके अंदर एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, इम्प्रेशनिस्टिक जो है वो तासुरात बहुत ज़्यादा दे देते थे जो क्रिटिक्स होते थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो चाहते थे कि वो निकाल दी जाएं लिटरेरी क्रिटिसिज़म से। सो उन्होंने कोशिश की एक
ऐसी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटरेचर की जिसमें स्पेशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल किया गया हो, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने एक ऐसा तरीका वज़ा करने की कोशिश की जिससे ये पता चल सके कि ज़बान जो है उसको एक ख़ास अंदाज़ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो मेथड्स कौन से हैं जिनके ज़रिए एक आम ज़बान जो है उसको एक ख़ास अंदाज़ के साथ लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए जितने भी एलिमेंट्स थे, बायोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट थे, वो ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है किसी भी क्रिटिकल प्रोसेस में। वो चाहते हैं कि आप जब भी जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करें या क्रिटिसिज्म जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरफ आएँ, तो आप इस तरह के एलिमेंट्स को उसमें से बिल्कुल यकसर जो है वो नज़रअंदाज कर दें और जो फॉर्म और कंटेंट है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दें। दे फोकस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर रादर दैन इट्स कंटेंट। और यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी कि हमने जब न्यू क्रिटिसिज्म में देखा था तो न्यू क्रिटिसिज्म वाले ये कहते थे कि आप जो मतन है यानी जो तहरीर लिखी हुई है उसी को देखो, वो सेल्फ कंटेंड है, वो सेल्फ रेफरेंशियल है अपने मीनिंग और एस्थेटिक अपील जो है वो कन्वे करने में। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मलिस्ट हैं और जो न्यू क्रिटिक्स हैं उनके दरमियान फ़र्क यहाँ पर आ जाता है कि जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो कंटेंट की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन जो फॉर्मलिस्ट हैं उनका सारे का सारा जो ध्यान है वो चला जाता है फॉर्म की तरफ। वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर या उस फॉर्म को देखते हैं जिसकी सूरत जो है वो लिटरेचर तश्कील दिया गया। They emphasize the difference between literary language and non-literary practical language that aims at communicating information। उनके ख़्याल में ज़बान को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ज़बान जो है वो लिटरेरी तौर पर या नॉन लिटरेरी तौर पर। नॉन लिटरेरी को प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज है वो भी कह सकते हैं, यानी जिसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता लिटरेचर के साथ या लिटरेरी फॉर्म ऑफ पीस जो है उसके साथ। फॉर्मलिस्ट डिवाइड करते हैं लैंग्वेज को इंटेंशनली दो किस्मों में। एक पोइटिक लैंग्वेज है जिसको वो लिटरेरी लैंग्वेज कहते हैं, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है जिसको वो नॉन लिटरेरी लैंग्वेज कहते हैं। और उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल ये है कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज that we use every day to state facts such as कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ अशिया के बारे में या मुख्तलिफ़ अपने जज्बात के एक्सप्रेशन के बारे में। मिसाल के तौर पर द सन इज़ राइजिंग, यह बड़ी एक सादा सी स्टेटमेंट है, एक बयान है, द सन इज़ राइजिंग। लेकिन जब हम इसी को पोइटिक या लिटरेरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे तो जैसे हैमलेट जो है उसकी मिसाल हम लेते हैं, अवेक द गॉड ऑफ डे। अब ये भी वही कह रहा है द सन इज़ राइजिंग, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है या इसका जो तरीक़ाकार है वो उस आम प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, यकसर मुख्तलिफ है। और ये इसकी बनावट जो है वो आपको बता रही है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो आम लैंग्वेज के अंदर नहीं पाया जाता। अवेक द गॉड ऑफ डे, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट व्हाट इज़ सेड। ये असल इनका जो है ना वो मुद्दा है। देखें, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट व्हाट इज़ सेड बट हाउ इज़ सेड। ये अहम चीज़ है कि कैसे कहा गया, क्या कहा गया, ये अहम नहीं होता। और जब हम कहते हैं ना कैसे कहा गया तो इसके लिए फिर हमें उस मेथड के ऊपर गौर करना पड़ता है जिसकी वजह से ये बात कही गई या जिस बुनियाद पर इस बात को कहा गया है। देयरफॉर दे वर मोर इंटरेस्टेड इन फॉर्म रादर दैन कंटेंट पे वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते बल्कि फॉर्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फॉर दिस पर्पस दे टुक इंटरेस्ट इन लिटरेरी टेक्निक सच एज़ इमेजरी, रिदम, सिंटैक्स या इसके अलावा बाकी जितनी भी हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो उनकी तरफ अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ करते हैं ताकि देखा जा सके कि कैसे लिटरेचर जो है वो तश्कील दिया जाता है। जैसे कि ये कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ हीप ऑफ डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? यही लिटरेरी डिवाइसेस जिनको जमा करके एक लिटरेचर जो है वो तश्कील दिया जाता है।
अब फॉर्मलिज़म जो है इसको आगे लेके आने में या इसकी तश्कील में एक बड़ा अहम रोल जो है वो फ्यूचरिस्ट का भी था। फ्यूचरिस्ट जो है वो ब्रूटली अंडरमाइन द नोशन ऑफ 19th सेंचुरी नोशन डैट आर्ट वाज समथिंग मिस्टीरियस, कि जिस तरह कहते थे कि ये भाई आम आम फहम बात नहीं है, ये बड़ी पुरअसरार चीज़ का नाम है, फुल ऑफ सिंबलिज़म एंड पोइटिक पैराबल्स वेटिंग टू बी डिसाइफर्ड। इसके अंदर जो है वो इमेजरी इस्तेमाल की जाती है, इसमें सिंबलिज़म होती है, इसमें इस तरह की कहानियाँ जो है वो डकी छुपी अल्फाज में बयान की जाती हैं, जिसको आपने ख़ुद डिसाइफर करना होता है, आपने उनको वहाँ से अख़ज़ करना होता है। फ्यूचरिस्ट who saw literature as a matter of technology rather than theology, ये तो बिल्कुल ही एक नए नज़रिए की तरफ लेके चले गए थे लिटरेचर को, कि लिटरेचर जो है वो थियोलॉजी की तरह नहीं है, वो एक मज़हब की तरह नहीं है कि जिसके कुछ असूल व ज़वाबित नज़रियात जो हैं वो पुख्ता हैं और वो तब्दील नहीं हो सकते। उनके ख़्याल में लिटरेचर जो है वो अब मोर टेक्नोलॉजिकली जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे थे जो कि अब उस वक़्त में थी, ना कि उन चीज़ों की तरफ वो देखते जो कि इससे पहले गुज़र चुकी थी या हो चुकी थी। And with the rise of futurism came a need for a new more scientific way of literary criticism, और इसी जो फ्यूचरिस्ट मूवमेंट है इसके साथ ही फिर एक नए अंदाज की भी ज़रूरत पड़ी, जिसको सामने रखते हुए उस मौजूदा वक्त के लिटरेचर जो है उसका एनालिसिस किया जाता या उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता। यही वजह है कि रशियन फॉर्मलिज़म जो है उसको उभरने का मौका मिला। इसमें दिमित्री डिक्लेयर दैट द आर्टिस्ट इज़ नो सिंपली अ कंस्ट्रक्टर एंड अ टेक्नीशियन, अ लीडर एंड अ फोरमैन। जो राइटर है या जो आर्टिस्ट है उसका वो जो कंसेप्ट पहले वाला होता था वो ख़त्म हो गया है, अब तो वो एक कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है, वो एक टेक्नीशियन है, जिस तरह के एक टेक्नीशियन मशीन बना रहा है, या एक फोरमैन या लीडर जो है वो गाइड करता है काम करने के लिए। इसी तरह एक आर्टिस्ट जो है उसकी ये हालत है कि वो इस तरह से अपने आप को चलाता है कि जिस तरह से एक टेक्नीशियन मशीन जो है वो चलाता है। इसी तरह जो आर्टिस्ट है या जो राइटर है वो भी मुख्तलिफ़ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए अपना आर्ट प्रेजेंट करता है। From this background, the formalists set about producing a theory of literature concerned with the writer's technical ability and craft skill। इसी बैकग्राउंड से फिर उन्होंने इन चीज़ों को लिया और उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर कंस्ट्रक्ट करने वाला होता है वो जो राइटर है वो असल अपनी उन टेक्निकल एबिलिटीज़ की बुनियाद पर, अपनी उन महारतों की बुनियाद पर लिखता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के एक टेक्नीशियन जो है वो एक मशीन को बनाता है। दे रिटेन्ड ए समवट मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ लिटरेरी प्रोसेस। तो जिस तरह एक मशीन जो है उसको एक टेक्नीशियन बनाता है और उसके मुख्तलिफ़ पुर्जा जात को जोड़ के चलाता है और एक मैकेनिस्टिक वे के साथ जो है उसकी वर्किंग को कामयाब करता है, इसी तरह जो राइटर है वो भी लिटरेरी प्रोसेस के अंदर मैकेनिस्टिक व्यू ही अपनाता है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, ना कि किसी टूल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि किसी एक मशीन जो है उसके चलाने में पुर्जे या टूल इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन उन डिवाइसेस को किस तरह से आपस में जोड़ा जाता है, ये सारे का सारा जो तरीका है वो वैसे ही मैकेनिस्टिक है जिस तरह के एक मैकेनिस्टिक वे में कोई भी टेक्नीशियन एक मशीन जो है उसको जोड़ता है या बनाता है। इसमें शिक्लोसविस्कीज़ की फेमस डेफिनेशन है वो इसमें क्लियर करती है, द सम टोटल ऑफ ऑल स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस एम्प्लॉयड इन इट। लिटरेचर है क्या चीज़? लिटरेचर असल में उस मजमूए का नाम है जिसमें तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की लिटरेरी या स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो एक लिटरेचर जो है वो मुरतब हो जाता है। सम अप वेल हिज अर्ली फेज़ ऑफ फॉर्मलिज़म। तो फॉर्मलिज़म की इब्तदा जो है वो हमें यहीं से होती हुई नज़र आती है और इसमें जो इसका प्रोपोनेंट है शिक्लोविस्की वो इसी अंदाज में लिटरेचर जो है उसको प्रेजेंट करता है कि लिटरेचर क्या है, इट इज़ अ हीप ऑफ डिवाइसेस।
अब अर्ली फेज़ ऑफ फॉर्मलिज्म में हमें एक और जो विक्टर श्कोलविस्की है उसकी डोमिनेंस इस तर्ज में नज़र आती है कि उसका एक बहुत अहम काम जो था, जिसको आर्ट ऑफ टेक्निक का नाम जो है वो दिया जाता है, उसने बहुत अहम काम किया। यूँ समझें कि ये जो उसकी बुक थी ये मैनिफेस्टो के तौर पर यानी मंशूर के तौर पर काम करती है सेंट पीटरबर्ग के जो फॉर्मलिस्ट हैं उनके लिए। और इसका जो मरकज़ यानी बुनियादी जो आइडिया हमें इस आर्ट ऑफ टेक्निक जो है उससे मिलता है वो है डीफेमिलराइजेशन। यानी डीफेमिलराइजेशन एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी डिवाइस जिसकी बुनियाद पर राइटर ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करता है हमारे सामने जो हमें बिल्कुल अजीब और अलग महसूस होती हैं। इंस्टेड ऑफ सीइंग लिटरेचर एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड, विक्टर श्कोलविस्की एंड हिज फॉर्मलिस्ट फॉलोअर्स saw it as a linguistic dislocation। वो ये समझते हैं कि लिटरेचर जो है वो हमारे सामने जो दुनिया है उसका बिल्कुल हूबहू अक्स प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि उनका ख़्याल ये है कि ये लैंग्वेज को डिसलोकेट कर देता है, यानी ज़बान को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि वो हमें प्रॉपर या फेमिलियर जो है वो नहीं लगती। द वर्ड डीफेमिलराइजेशन वाज रिप्रोड्यूस्ड फ्राम द वर्ड ऑस्ट्रनी मीनिंग मेकिंग स्ट्रेंज, कि वो इस अंदाज से लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल स्ट्रेंज होती है। इसलिए जो श्कोलविस्की है वो मेंशन करता है अबाउट हाउ आर्ट मेक्स ऑब्जेक्ट्स अनफेमिलियर, यानी कि वो हमें डीफेमिलराइजेशन के ज़रिए ये बताएगा कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितनी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है अराउंड अस, हम जिसको समझते हैं, जानते हैं, हमारी उससे जान पहचान है, उनको इस अंदाज से प्रेजेंट कर देता है कि वो स्ट्रेंज हो जाते हैं। वो लिखता है द टेक्निक ऑफ आर्ट इज़ टू मेक ऑब्जेक्ट्स अनफेमिलियर। किसी भी आर्ट जो है उसमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ जो तरकीबें हैं उनका असल मकसद ये है कि उन सारी अशिया को जिनको हम पहले से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हम हमारे नज़रियात में इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो हमें अजीब लगना शुरू हो जाए। टू मेक फॉर्म्स डिफ़िकल्ट, और वो सूरत हाल मुश्किल बना देते हैं। टू इंक्रीज़ द डिफ़िकल्टी एंड लेंथ ऑफ परसेप्शन, और हमारी सोचने की और उनको समझने के लिए उसमें हमें वक्त लगता है, हालांकि हम पहले से उनको जानते होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि उनको समझने में वक्त लगता है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज़ एन एस्थेटिक एंड इन इटसेल्फ एंड मस्ट बी प्रोलॉन्ग्ड। लाजमी तौर पर ऐसे तरीक़ों से या इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए कि उनको समझने में हमें जो है वो वक्त लगे, और यही चीज़ जो है वो उनके अंदर एक एस्थेटिक क्वालिटी पैदा कर देती है। आर्ट इज़ अ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। असल चीज़ तो वो नहीं है जो कि अशिया हैं या कंसेप्ट जो हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, वो तो हम पहले से भी जानते होते हैं। असल चीज़ फॉर्मलिस्ट के हवाले से ये है, वो समझते हैं असल ये चीज़ है कि उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी आर्ट के अंदर आर्टफुलनेस किस तरह से पैदा की जाती है, ये सबसे अहम काम है। और यही जो वो चीज़ है जो किसी आम फेमिलियर जो चीज़ है उसको अनफेमिलियर या स्ट्रेंज बना देती है। मिसाल के तौर पर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं वो हमारी आदत होती हैं, और जो चीज़ें हमारी आदत हैं हम उनको फॉर ग्रांट सीख लेते हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो जो है वो नहीं देते। अब पर्पज़ ऑफ आर्ट क्या है, इज़ टू डीफेमिलराइज वर्ड, कि किसी भी एक आर्ट का मकसद ये है कि वो उन चीज़ों को अनफेमिलियर करके प्रेजेंट करे, उन एक्शंस को जिनको हम बहुत पहले से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन इस तरह से हो कि हम सोचने लग जाएं कि ये है क्या, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। सो वी सी दैम इन अ न्यू एंड फ्रेश वे। तो जब डीफेमिलराइज करके चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है तो हमें एक नए अंदाज से दिखाई देती हैं।
शेक्लोविस्की गिव्स द एग्जाम्पल फ्राम वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की कहानियों में से एक कहानी की वो एग्जाम्पल देता है। टॉल्स्टॉय प्रेजेंट्स द टॉपिक ऑफ स्टोरी फ्राम द व्यू पॉइंट ऑफ ए हॉर्स, कि वो अपनी एक कहानी जो है उसको एक घोड़े की निगाह जो है उसके नुक्ते नज़र से प्रेजेंट करता है। वो ये प्रेजेंट करता है कि एक घोड़ा जो है वो दुनिया को किस तरह से देखता है, वो किस तरह से समझता है उसके बारे में। अब इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट करना जो है ये डीफेमिलियराइजेशन कहलाती है, कि उसने इस अंदाज से टॉपिक को जो है वो प्रेजेंट किया कि इससे पहले जो है वो आप नहीं सोच सकते, या आप इस चीज़ को नहीं समझते कि घोड़ा जो है वो ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं सोच सकता, वो ये नहीं चीज़ों को बयान कर सकता जिस तरह इंसान करते हैं, लेकिन वो करवाता है उससे। इसके अलावा जो हमें एक एग्जांपल नज़र आती है वो बोरिस थॉमसविस्की की है। वो एग्जांपल देता है ग्लीवर्स ट्रैवल्स की, कि ग्लीवर्स ट्रैवल्स जो है उसके फोर्थ वॉच में देखा जाए जिसमें हाइनिम्स और याहूज़ हैं, तो वहाँ पर ग्लीवर जो है वो स्विफ्ट जो है वो प्रेजेंट करता है घोड़ों को जो है वो ह्यूमन मास्टर के तौर पर, कि लो इंसान जो हैं दे आर स्लेव्स एंड हॉर्सेस आर द मास्टर्स। In order to present a satirical picture of the European social political order, Gulliver tells his master a horse, यानी कि जो इंसान है वो ग़ुलाम है, वो जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है, और जो घोड़ा है वो मास्टर के तौर पर यानी वो मालिक के तौर पर जो है वो वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ये है अनफेमिलियर जो है वो स्ट्रेंजनेस इसके अंदर, जो कि हम पहले से हमारे ख़्याल में तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, एक अमूमी जो ख्याल पाया जाता है, लेकिन वो इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि वो अनफेमिलियर होती हैं। और यही डीफेमिलियराइजेशन जो है वो टेक्निक है जिसकी बुनियाद पर एक ऑब्जेक्ट को, एक फेमिलियर चीज़ को इस तरह से पैदा करके दिखाया जाता है कि उसमें स्ट्रेंजनेस आ जाती है। एक और एग्जांपल जो है वो हमें शेक्लोविस्की जो है वो पेश करता है, वो करता है स्टर्न की ट्रिस्टम शैंडी की, ये नॉवल है स्टर्न का। इसमें वो क्या करता है, इन विच फेमिलियर एक्शंस आर डीफेमिलियराइज्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डिलेइंग एंड प्रोलॉन्गिंग एक्शंस, यानी कि वो डीफेमिलियराइज कर रहा है चीज़ों को, उनको स्ट्रेंजनेस दे रहा है किस टेक्निक के थ्रू, बाय डिलेइंग एंड प्रोलॉन्गिंग एक्शंस, यानी कि वो एक्शंस को इस तरह से बयान कर रहा है कि वो एक तो वो बिल्कुल डिले कर रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो बयान कर रहा है, और फिर प्रोलॉन्ग कर रहा है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ा चढ़ा के उसको एक वर्बल हाइटन जो है वो दे के प्रेजेंट करता है, जिससे चीज़ें जो हैं वो डीफेमिलियराइज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर शैंडी लेइंग सैडली ऑन हिज बेड after hearing of his son Tristram's broken nose might be described conventionally। सादा से लफ्ज़ों में इस सारी सूरत हाल को आप यूँ लिख सकते थे, बयान कर सकते हैं, he lay mournfully upon his bed। ये सादा, ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल देखी ना, द सन इज़ राइजिंग, ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ही ले मोर्नफुली अपॉन हिज बेड बट स्टर्न चूज़ टू डीफेमिलियराइज मिस्टर शैंडीज़ पोस्चर, लेकिन उसकी सूरत हाल जो है उसको वो एक और तरह से प्रेजेंट करता है जिससे डीफेमिलियराइजेशन क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर द पाम ऑफ हिज राइट हैंड एज ही फेल अपॉन द बेड receiving his forehead and covering the greatest part of both his eyes, gently sunk down with his head, his elbow giving way backwards till his nose touched the quilt. His left arm hung insensible over the side of the bed, his knuckles reclining upon the handle of the chamber pot. इस सारी जो डिस्क्रिप्शन है उसका असल जो बयान करने का मकसद वो यही था कि उसको दुख है अपने बेटे जो है उसकी नाक के टूटने का, और वो वहाँ पर लेटा हुआ है, जैसे ही ले मोर्नफुली अपॉन हिज बेड। यानी ये एक सादा सा जुमला जो है वो उस सारी सिचुएशन को बयान कर सकता है, लेकिन मिस्टर शैंडी की इस पोस्चर को स्टर्न इस तरह से बयान करता है कि उसमें डीफेमिलियराइजेशन आ जाती है। क्योंकि वो डिले कर रहा है उसके एक्शन की प्रेजेंटेशन में, और फिर उस प्रेजेंटेशन को प्रोलॉन्ग भी कर रहा है, और यही चीज़ जो है वो डीफेमिलियराइजेशन पैदा करती है।
By slowing down the description of Mr. Shandy's posture, Stern gives us no new insight into grief. हमें दुख के बारे में तो कोई नई चीज़ नहीं ना बता रहा, दुख अफसोस हमें पहले पता है क्या होता है. Stern gives us no new insight into grief, no new perception of the familiar posture, but only a heightened verbal presentation. सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन का जो अंदाज़ है वो चीज़ इसके अंदर जो है वो न्यूनेस या स्ट्रेंजनेस लेकर आ रहा है और उसके दुख जो है उसको बुलंदी पर या पीक पे लेके जा रहा है. शिक्लोविस्की admires his एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन कॉल्ड लेइंग बेयर ऑफ स्टर्न. यानी स्टर्न ने जो ये टेक्निक यूज़ की है प्रेजेंटेशन की उसको वो लेइंग बेयर कहता है. लेइंग बेयर का मतलब ये है कि टू मेक समथिंग नोन, अननोन जो है उसको आप इस अंदाज से प्रेजेंट करें कि वो सामने आ जाए, यानी अनकवर द थिंग्स, वो अनकवर करता है उसकी फीलिंग्स को. एक और आइडिया जो हमें फॉर्मलिज़म में मिलता है वो है स्टोरी और प्लॉट के बारे में, यानी ज़ूज़ेट एंड फेबुला. शिक्लोविस्की जो है वो ज़्यादा अहमियत प्लॉट को देता है, स्टोरी को नहीं देता. उसके ख़्याल में स्टोरी जो है वो एक रॉ मटेरियल है जो कि जिसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और एक राइटर जो है वो अपनी स्किल या क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उस सारे मटेरियल को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है और मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ कर सकता है. The formalist had a more revolutionary concept of plot than Aristotle. The plot of Tristram Shandy is not merely the arrangement of story incidents, जैसा कि हमें एरिस्टोटेलियन प्लॉट में नज़र आता है कि वो एक लॉजिकल अरेंजमेंट होती है, एक सीक्वेंस होती है इवेंट्स की. तो यहाँ पर वो इसको एक सादा अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस नहीं समझते, उनका आइडिया डिफरेंट है इससे. द प्लॉट ट्रिस्ट्रम शैंडी इज़ नॉट मेयरली द अरेंजमेंट ऑफ स्टोरी इंसिडेंट्स बट आल्सो ऑल द डिवाइसेस यूज टू इंटरप्रेट एंड डिले द नरेशन, कि वो सारी टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए एक लिटरेरीनेस जो पैदा की गई है इसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल करके इसको एक लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया गया है वो भी इसका हिस्सा ही समझी जाती है. जैसे कि डाइग्रेशंस हैं, टाइपोग्राफिकल गेम्स हैं, डिस्प्लेसमेंट पार्ट्स ऑफ द बुक है, जैसे प्री फेज़ है, डेडिकेशन वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लॉट में कंसीडर की जाती हैं. सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं कंसीडर किए जाते. जिस तरह हमें ग्रीक प्लॉट्स में नज़र आता है कि कहानी जो है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ इंसिडेंट्स को जो है वो जोड़ दिया जाए तो वो कहानी बन जाती है, प्लॉट बनता है. इनके हाँ वो सारी चीज़ें जो कहानी को बयान करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं वो सारी की सारी जो है वो प्लॉट में कंसिडर की जाती हैं. लेकिन अगर हम प्लॉट देखें अरिस्टोटल का तो उसमें डाइग्रेशन की तो गुंजाइश ही नहीं है, वो तो एक लॉजिकल उसके अंदर कनेक्शन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. दूसरा उसमें ये प्री फेज़ या डेडिकेशन वगैरह जो एक्नॉलेजमेंट है इसको भी कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन ये लोग इसको भी प्लॉट में ही कंसिडर कर रहे हैं. एंड एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शंस और ऑल डिवाइसेस टू मेक अस अटेंड टू द नॉवेल्स फॉर्म. और इसके अलावा ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी भी नावल जो है उसको एक्सप्लेन करने के बारे में या डिवाइसेस जो है उनको एक्सप्लेन करने के बारे में, वो इसको नावल की फॉर्म में ही से समझते हैं. इन अ सेंस प्लॉट इन दिस इंस्टेंस इज़ एक्चुअली द वायलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स. तो अगर इन्हीं के जो प्लॉट की डेफिनेशन है उसको सामने रखें तो जो अरिस्टोटल ने प्लॉट की डेफिनेशन दी है उसकी तो मुकम्मल तौर पर वायलेशन जो है वो हो जाती है कि इसमें वो सादा एक फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स का नाम देता है उसको. इन दिस वे Shklovsky is not at all Aristotelian. In the end, a carefully ordered Aristotelian plot should give us the essential and familiar truth of human life. कि हमें इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में बहुत ज़रूरी और उन चीज़ों के बारे में बताता है जिसको हम समझते हैं, हम जानते होते हैं. इट शुड बी प्लॉजिबल एंड हैव सर्टन इनवेटेबिलिटी. आप अरिस्टोटल का जो प्लॉट की डेफिनेशन है उसको कभी भी निगेट नहीं कर सकते, वो ज़रूरी है.
लेकिन द फॉर्मलिस्ट ऑन द अदर हैंड ऑफन लिंक्ड थ्योरी ऑफ प्लॉट विद द नोशन ऑफ डिफेमलराइजेशन। फॉर्मलिस्ट जो हैं वो डिफेमलराइजेशन के साथ जोड़ते हैं प्लॉट को, कि प्लॉट जो है जब तक उसके अंदर एक स्ट्रेंजनेस नहीं पाई जाएगी, उसके अंदर आर्टफुलनेस नहीं पाई जाएगी, तब तक हमें एक प्लॉट जो है वो प्लॉट नहीं नज़र आएगा। द प्लॉट प्रिवेंट्स अस फ्राम रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स एज टिपिकल एंड फेमिलियर। जो फॉर्मलिस्ट हैं उनकी नज़र में प्लॉट जो है वो इतना सादा सा नहीं होता कि जिसमें हमें आम रवायती किस्म के और उन वाक़यात जो है उनको तरतीब से प्रेजेंट कर दिया जाता है जो कि हम पहले से जानते होते हैं, हम उसको प्लॉट नहीं कह सकते फॉर्मलिस्ट के मुताबिक। एक फ़र्दर जो इसके अंदर कंसेप्ट रशियन फॉर्मलिज़म में नज़र आता है नरेटिव थ्योरी के हवाले से, वो है मोटिवेशन का। थॉमस जो है वो उसके हिसाब से जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ प्लॉट है वो मोटिव कहलाता है, विच वी मे अंडरस्टैंड एज ए सिंगल स्टेटमेंट और एक्शन, जो कि एक स्टेटमेंट किसी की करैक्टर की तरफ से हो सकती है या फिर एक एक्शन हो सकता है। ही मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बाउंड एंड फ्री मोटिव्स। दो तरह के होते हैं। बाउंड मोटिव वो है जो कि स्टोरी के लिए लाजमी है, फ्री मोटिव्स जो है वो लाजमी नहीं होता, लेकिन ये स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अहम नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो फ्री मोटिव की अपनी अहमियत है। However, from the literary point of view, the free motives are potentially the focus of art. यानी अगर हम आर्टफुलनेस के हवाले से देखें तो फ्री मोटिव की अपनी अहमियत है, अगरचे फ्री मोटिव जो है उसका डायरेक्ट स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर द डिवाइस ऑफ हैविंग राफेल रिलेट द वार इन हेवन इज़ आ फ्री मोटिव, कि मिल्टन राफेल के ज़रिए जो जंग होती है जन्नत में उसको बयान करता है, तो वो किसी और करैक्टर के ज़रिए भी बयान कर सकता था। ये फ्री उसका मोटिव है, वो किसी और को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आर्टिस्टिक टच देने के लिए राफेल का कहानी को बयान करना जो है वो अपने आप में एक ज़रूरी अमल है। However, it is formally very important than the narration of the war itself। यानी जंग जो है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि राफेल जो है वो उसको बयान करे, लेकिन हालांकि राफेल का डायरेक्ट जंग में शामिल होना या उसका हिस्सा होना ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी वो जंग का हिस्सा नहीं है। असल कहानी तो जंग है, बताना जो है वो कोई भी काम ये कर सकता है, इस वजह से ये फ्री मोटिव है। बिकॉज इट इनेबल्स मिल्टन टू इंसर्ट द नरेशन आर्टिस्टिकली इनटू हिज ओवरऑल प्लॉट। लेकिन राफेल के ज़रिए कहानी को बताना या उसको बयान करना ये एक आर्टिस्टिक जो स्किल है उसको शो करता है कि और उसने राफेल को इस प्लॉट में शामिल करके अपनी जो लिटरेचर है, जो अपनी उसकी पोएम है, उसमें एक आर्टिस्टिक टच जो है वो दे दिया है। फॉर्मलिज़म जो है उसके मुताबिक जो बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर है डू नॉट बिलोंग टू ए लिटरेरी स्कॉलरशिप। वो समझते हैं कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है इस डिसिप्लिन में वो इवन नॉट लिटरेचर इटसेल्फ बट आ फिनोमेना डैट जैकॉबसन कॉल्ड लिटरेटनेस, यानी लिटरेरीनेस। असल चीज़ तो लिटरेचर भी नहीं है, असल चीज़ आर्ट नहीं है, असल चीज़ है आर्टफुलनेस। इसी तरह असल चीज़ लिटरेचर नहीं है, असल चीज़ है लिटरेरीनेस। तो ये जो डिसिप्लिन है, अगर हम इसके बैकग्राउंड के हवाले से देखें तो जो लिटरेरी स्कॉलरशिप है उसके अंदर लिटरेचर की इतनी अहमियत नहीं है जितनी लिटरेरीनेस की अहमियत है, और वो डिक्लेयर करते हैं इसको कि लिटरेरीनेस जो है वो किस तरह से पैदा की जाती है लिटरेचर के अंदर। यानी मेथड की ही तो थ्रू आउट ये बात करते आए हैं कि आप एक चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर लिटरेरीनेस का एलिमेंट जो है वो पैदा कर देगी। इन अदर वर्ड्स लिटरेरीनेस is a feature that distinguishes literature from other human creations and is made of certain artistic technique or devices। और लिटरेरीनेस कैसे पैदा होती है? वो पैदा होती है जब आप कुछ मखसूस जो डिवाइसेस लिटरेरी डिवाइसेस हैं
कुछ आर्टिस्टिक जो टेक्निक्स हैं यानी मुख्तलिफ़ तरकीबें जो हैं या यूँ कह लें कि फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी बुनियाद पर लिटरेरीनेस जो है वो पैदा होती है। और उन्हीं डिवाइसेस का मुताला जो है ये बुनियादी ऑब्जेक्ट है फॉर्मलिस्ट के एनालिसिस का, कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है उसमें ये चेक करते हैं कि कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, जिनको इस्तेमाल करके किस तरीके से इस्तेमाल करके एक लिटरेचर जो है उसके अंदर लिटरेरीनेस जो पैदा की गई है, यानी थ्रू आउट उनके लिए फॉर्म अहम है और वो मेथड जिसके ज़रिए इस फॉर्म को तश्कील दिया गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे।